हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बाल विकास का अगला चैप्टर बाल विकास के सिद्धांत, उससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोग मेरे आंसर बताने से पहले अपने आंसर को देखिए, उसके बाद मेरे आंसर से मैच कीजिए। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए, फिर आप देखिए। मैं आपको व्याख्या के साथ इसका आंसर दूंगा सभी क्वेश्चंस के। आप कमेंट बॉक्स में बाद में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। बालक का स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास उसके सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह है कथन, ऊपर वाला कथन आपने पढ़ लिया। असत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह से दूसरे क्षेत्र को विकास को प्रभावित नहीं करता। गलत हो सकता है, क्योंकि शारीरिक विकास में विभिन्नता होती है। सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास क्रम में सबसे ऊपर होता है। और सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अगर चारों ऑप्शंस को आप देखें तो आप देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका मैं व्याख्या बताता हूँ, फिर आप बताइए। कोई एक स्वस्थ शरीर है, उसके बिना किसी बालक का विकास नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के लिए, अगर स्वर तंत्र यानी कि वोकल कॉर्ड है, उसके उचित विकास के बिना कोई भी व्यक्ति अच्छी तरह से नहीं बोल सकता है। तो इसीलिए बालक का स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास उसके सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह कथन सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से भी संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। व्याख्या आपको मालूम चल गई। क्यों मालूम चल गई? क्योंकि कोई भी अगर स्वस्थ शरीर नहीं है तो बच्चे का फिर विकास होगा ही नहीं, दूसरे क्षेत्रों में भी इसका असर पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, मानसिक विकास की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन और आत्म केंद्रित व्यवहार। मानसिक विकास की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने में सक्षम होते हैं। कौन सा चिंतन? अमूर्त चिंतन। जब मानसिक विकास की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था होती है तो उसमें बच्चे क्या करते हैं? अमूर्त चिंतन करने में बहुत ही सक्षम होते हैं। उस समय पर वे धारणाओं, चरों और संख्याओं के समन्वय से संबंधित समस्याओं को हल कर सकते हैं। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या हुआ? कई तरीके की धारणाएं होती हैं, चर या फिर संख्याएं होती हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, इस तरीके की जो संबंधित समस्याएं हैं उनको वो हल कर सकते हैं। इसीलिए जो मानसिक विकास की जो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था होती है उस समय अमूर्त चिंतन उसकी एक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बाल विकास किसकी आपसी जिम्मेदारी है? अभिभावकों और शिक्षक दोनों की, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की, या केवल शिक्षकों की? तो आप बताइए इन चारों में से किसकी है बाल विकास की आपसी जिम्मेदारी? तो उसमें सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो है ऑप्शन नंबर 3 में जो दिए हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों की। क्योंकि एक बालक की जो विकास प्रक्रिया है वो बहुत सारे कारकों पर डिपेंड करती है, बहुत सारे कारकों से वो प्रभावित होती है। तो इनमें सबसे 2 मेन मुख्य कारक हैं, वो हैं वंशानुक्रम और वातावरण। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अभी, निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? परिपक्वता और अनुभव के बीच अंतः क्रिया के कारण विकास होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास पुनर्वलन और दंड के द्वारा निर्धारित होता है और विकास प्रत्येक बालक की गति की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। मानव विकास अध्ययन एक व्यक्ति के बचपन से लेकर के यानी कि शिशु काल से लेकर के जब तक कि वो परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी पर जाता है, या ये कह सकते हैं आप जब किसी पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है, वहाँ से लेकर के जब तक वो खुद के ऊपर डिपेंड हो जाता है, वहाँ तक जो वृद्धि होती है उसका आकलन होता है मानव विकास के अध्ययन के दौरान। तो ये जो बहुत सारे जो संभावित परिणाम आते हैं तो उनकी एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि किसी भी इंसान की वृद्धि के दौरान उसके जीवन में आ सकती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 को आप पढ़ें। बाल विकास का सिद्धांत क्या है? परिपक्वता और अनुभव के बीच अंतः क्रिया के कारण विकास होता है। यही है बाल विकास का सिद्धांत, यानी कि जो मेच्योरिटी लेवल है और जो अनुभव होता है इसके बीच में जो अंतः क्रिया है, इसी वजह से विकास होता है। ये है बाल विकास का सिद्धांत। इन चारों में से 4 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित नहीं करता? अधिगम, वृद्धि, उपलब्धियां और संस्कृति।
तो ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि अधिगम, वृद्धि और संस्कृति बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उपलब्धियां हैं जो कि एक बालक के विकास को प्रभावित नहीं करती हैं, क्योंकि बालक के विकास को वंशानुक्रम हो गया, वातावरण हो गया, ये प्रभावित करते हैं। शारीरिक रूप से सीखना, शिक्षा, संस्कृति, ये सभी होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं, लेकिन उपलब्धियां प्रभावित नहीं करती हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पूर्व बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास से संबंधित नहीं है। एकाग्रता की अवधि में वृद्धि, पर्यावरण का अन्वेषण, तार्किक अवधारणाओं की व्याख्या या अतीत और वर्तमान और भविष्य के बीच में अंतर। पूर्व बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास से इन चारों में से क्या संबंधित नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था, जब बच्चे सिर्फ बोलना, पढ़ना, सुनना और लिखने जैसी जो आधारभूत संचार कौशल हैं वो सब सीखते हैं। क्या क्या सीखते हैं पूर्व बाल्यावस्था में? बोलना, पढ़ना, सुनना और लिखना। तो इस अवस्था में बच्चों की जो तर्क वितर्क करने या समस्या हल करने और चिंतन करने की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। तो पूर्व बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास से क्या संबंधित नहीं है? वो है तार्किक अवधारणाओं की व्याख्या। ये उस उम्र के बच्चों में नहीं आ पाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7, शैशवावस्था के दौरान निम्न में से किसकी अधिकतम वृद्धि होती है? हाथ, सिर, पैर और उंगली। तो शैशवावस्था के दौरान बच्चा क्या होता है? पहले घसीट घसीट के चलेगा, फिर खड़ा होने की कोशिश करता है, खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर कहीं पर चढ़ना, ये सब चीज़ें सीखता है। तो सबसे ज़्यादा लोड कहाँ पर आया? पैरों पर, इन चारों में से। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, पैरों में अधिकतम वृद्धि होती है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सत्य है? कि विकास की प्रकृति गुणात्मक है, विकास की प्रकृति मात्रात्मक है, यह प्रकृति में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं, या यह पूर्ण रूप से असीमित है? तो विकास आमतौर पर प्रकृति में प्रगतिशील और स्थायी होता है। तो विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तनों को दर्शाता है, क्योंकि विकास क्या होता है? एक तो प्रगतिशील रहता है हमेशा और स्थायी होता है। तो इसीलिए यह प्रकृति में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही है। तो 8 का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अभी शैशव काल में बच्चा निर्देशित होता है परिपक्वता से, प्रवृत्ति से, शिक्षा से, अधिगम और सहज ज्ञान से। तो स्टार्टिंग की जो उम्र होती है बच्चे की, उसमें बच्चे की अधिकांश जो क्रियाएं हैं वो यादृच्छिक होती हैं, क्योंकि उसे वास्तविकता का ज्ञान होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो प्रवृत्ति है वो इसका सही आंसर होगा, कि शुरुआत में जो बच्चा होता है वो प्रवृत्ति से निर्देशित होता है, ना कि अपनी शिक्षा से या अधिगम और ज्ञान से या फिर परिपक्वता से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 10, युवा बच्चों में सीखने की प्रक्रिया में अभिभावक एक भूमिका निभाते हैं, सद्भावनापूर्ण, उदासीन, ऋणात्मक या फिर अग्र सक्रिय। तो आप सभी जानते हैं कि अभिभावक एक अग्र सक्रिय भूमिका निभाते हैं युवा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है इसका। आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस अपने आप सही किए थे? आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताएं कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगला चैप्टर जो है आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।